थर्ड पॉइंट लिखो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1.10 एब एम्पियर। ठीक है, अब करंट के बारे में नोट लिखो, इसके नीचे नोट की हेडिंग लगाओ और नोट लिखो। ठीक है, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखो, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखो। देखो कोई भी वायर होता है, वो वायर चाहे पतला हो मोटा हो कैसा भी हो, ठीक है, उसकी शेप जो है या उसकी जो डायमीटर है उसके ऊपर करंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। चाहे पतला वायर हो चाहे मोटा वायर हो कैसा भी वायर हो, उसमें करंट है वो यूनिफॉर्मली फ्लो होता है, करंट की वैल्यू है वो घटती बढ़ती नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट does not depends on the value of electric current does not depends on diameter and shape of conductor, does not depends on diameter and shape of conductor। ठीक है, अब इसके नीचे छोटा सा एक डायग्राम सा बना लो आप समझने के लिए। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें फ्लो हो रहा है I2 और इसमें फ्लो हो रहा है I3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। डायग्राम बनाना है। करंट की डायरेक्शन होती है क्या, करंट है इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। और जिन फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर होती है, स्केलर वेक्टर होती है। इसका मतलब करंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर के जो रूल्स हैं उनको ओबे नहीं करती। ठीक है ना, वेक्टर के रूल्स मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनको ये ओबे नहीं करती। ठीक है ना, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती तो आपका जो रिमोट है उसको आपको एकदम सीधा करके, ठीक है ना, फिर जीटीवी लगाना पड़ता। लेकिन रिमोट अगर साइड में पड़ा हो तो भी कोई बटन अगर दब जाता है तो अपना जीटीवी लग जाता है ऑटोमेटिक। गलत है मेरी बात, सही है ना। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन होती है तो अपने को करंट की कोई ना कोई डायरेक्शन चाहिए थी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। क्यों होती है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के जो रूल्स हैं उनको ओबे नहीं करते। ठीक है ना। हाँ, तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें सेकंड पॉइंट लिखो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट्स नॉट एबल टू ओबे, या डज नॉट ओबे लिख लो, इट्स डज नॉट ओबे से लिख लो। ठीक है ना, इट्स डज नॉट ओबे लिख लो।
इट्स डज नॉट ओबे द रूल्स ऑफ डज नॉट ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स इसका आगे ब्रैकेट में लिख लो, वेक्टर के आगे वेक्टर एडिशन, ताकि आपको याद रह जाए कौन कौन से रूल है। डज नॉट ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर, ब्रैकेट में लिख लो वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई इसकी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी की। ठीक है, हाँ अच्छा, जो कंडक्टर होता है कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वो होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। पता है इस बात का? कोई भी कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके कारण उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब बात आती है सॉरी उसकी केमिकल की, जैसे अपने NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट है, ये डेनियल सेल और लेंक्वासी सेल में यूज होते हैं। पता ना आपको, कहीं आपने पढ़ा होगा, ये केमिस्ट्री में आगे आ जाएगा। डेनियल सेल है, उसमें कॉपर सल्फेट है, उसका सॉल्यूशन यूज होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उसको यूज करते हैं। और जो आपका लेंक्वासी सेल होता है उसके अंदर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का यूज होता है। तो NH4Cl में जहाँ तक मुझे लगता है NH4 तो है पॉजिटिव आयन और Cl क्या है आपका नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये केमिकल्स हैं, इनमें आयन्स हैं। ठीक है ना, इन आयन्स के कारण ही इनमें करंट फ्लो होता है, बाकी कोई अपने पास जरिया नहीं है कि इनमें करंट फ्लो करवाया जा सके। ठीक है, एक होता है सेमीकंडक्टर, नाम सुना है सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर का मतलब है आधा कंडक्टर। ठीक है, उसमें क्या है, इंसुलेटर के भी कुछ मतलब प्रॉपर्टी होती है और कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर की होती है, दोनों मिक्स होता है वो। ठीक है, सेमीकंडक्टर का एक रूल होता है कि सेमीकंडक्टर से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकलता है, मतलब ये अपनी जो जगह है, ठीक है ना, उसको छोड़ता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल हो जाएगा। ठीक है ना, होल, इसको होल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया मतलब पॉजिटिव चार्ज रह गया, तो होल को हमेशा पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं सेमीकंडक्टर में, चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। ठीक है ना, 1 मंथ का चैप्टर है पूरा 16, उसमें ये इलेक्ट्रॉन होल यही चलेगा। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल के कॉम्बिनेशन के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, और आपका जो केमिकल होता है, केमिकल में जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उनके कारण करंट फ्लो होता है। ठीक है, और इंसुलेटर है उसमें करंट बहुत हार्डली फ्लो होता है, 0% फ्लो होता है, ऐसा नहीं बोल सकते आपके इंसुलेटर में कभी करंट फ्लो होता ही नहीं है। ठीक है ना, पोलैरिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है इंसुलेटर में। ठीक है, ये तो आगे की बातें हैं, तो ये बात लिखवाओ समझ गए, लेकिन तो कोई जरूरत तो है नहीं। ठीक है ना, कि भाई जो किसमें किसके कारण करंट फ्लो, चलो छोड़ो इसको। यूनिट हो गई डायमेंशन इसकी इलेक्ट्रिक करंट की, डायमेंशन इलेक्ट्रिक करंट की 11th क्लास में। इलेक्ट्रिक करंट डायमेंशन पता नहीं क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T1 MLT पढ़ा ना 11th में? तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने? याद नहीं, बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो नोट में 3 नंबर लिख लो, नोट में 3 नंबर लिख लो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज A1। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज A1। एम्पियर का, एम्पियर के ऊपर ये लग गया पावर इसकी। ठीक है ना, A1, और अगर पावर नहीं हो तो भी ये A1 ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, A1, और इसको अगर दूसरी फॉर्म लिखना चाहो तो M0 L0 T0 और A1। ठीक है, अब देखो कितने एरिया में कितना करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, कितने एरिया में कितना करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है ना, करंट की डेंसिटी, करंट डेंसिटी बोलते हैं उसको, कि कितने एरिया में कितना करंट फ्लो हुआ, वो क्या होता है, करंट डेंसिटी। सपोज करो A एरिया में I करंट फ्लो हुआ, तो इनका रेशियो है I/A, वो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी। ठीक है ना, J को करंट डेंसिटी कहते हैं, I है वो क्या है, करंट का जो करंट की जो यूनिट है वो क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर हो गई इसकी यूनिट,
और डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम्पीयर की डायमेंशन A1, डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला एक ही बात है, ठीक है। और मीटर की क्या होती है, हाँ लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का m0 L0 t1, लेंथ का m0 L1 t0, ठीक है ना। और उसका फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला इतनी याद है, वही बहुत बड़ी बात है। इतनी ये नहीं याद है, वो बहुत बड़ी बात मानता हूं मैं तो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन t1 तो क्या हो जाएगा t-1, ठीक है ना। ये डायमेंशन फॉर्मूले चलो कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है, लेकिन आने चाहिए आपको ना, ये ध्यान रखना। तो मीटर देखो कुछ भी नहीं करना है, डायमेंशन फॉर्मूले का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, किलोग्राम की जगह m पुट कर दो, ठीक है ना, मीटर की जगह L पुट कर दो, और टाइम जो है या सेकंड उसकी जगह t पुट कर दो, बस ये डायमेंशन फॉर्मूला है। कुछ भी नहीं करना है, जहां किलोग्राम दिखाई दे वहां पर m लिख दो, किलोग्राम की स्क्वायर है m², किलोग्राम की -2, ठीक है। मीटर है वहां पे L और सेकंड है वहां पे t, कुछ भी नहीं करना है बस। अब ये क्या है, m है, m मतलब मीटर है, मीटर की जगह लिखना है L लिखना है, L के ऊपर पावर कितनी है 2, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो A1 और L -2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया करंट डेंसिटी का, ठीक है ना। बार बार मैं एक वर्ड यूज में लूंगा, पर यूनिट, ठीक है ना। पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना। ध्यान रखना, पर यूनिट का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर या 1, पर यूनिट का मतलब ये होता है, बार बार काम आएगा। तो पर यूनिट एरिया है, कोई भी कंडक्टर है उसके पर यूनिट एरिया का मतलब उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या होता है, करंट डेंसिटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना, करंट डेंसिटी, ध्यान रखना इस बात का। तो नेक्स्ट डालो आप हेडिंग करंट डेंसिटी, कैपिटल J। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, स्केलर कैसे, गलत बता दो, कभी कभी गलत बता दो, स्केलर कैसे, इसमें करंट डेंसिटी में डायरेक्शन नहीं है, आपको क्या पता डायरेक्शन नहीं है। देखो एक मिनट, दो चीजें याद रखना, फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो 2 चीजें याद रखना, हमेशा याद रखना, वो हमेशा याद रखनी है आपको, ठीक है ना। न्यूमेरिकल यदि आए तो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज से कभी भी कंफ्यूज मत होना। आपको न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, बस गिवन डेटा लिख लिया, क्या आपको कैलकुलेट करना है वो लिख लिया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बस। उसकी जो लैंग्वेज है, भाषा जो है, उसके ऊपर कभी मत जाना कि ये क्या पूछ लिया ना, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, बस इतना ही आना चाहिए आपको। ये न्यूमेरिकल का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज, फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है ना। ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके फॉर्मूले के ऊपर। जैसे करंट है, करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, ठीक है। तो चार्ज है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो I क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन J में देखो, J = I/A, ये क्या है, एरिया। एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, J = I/A वेक्टर, एरिया के ऊपर आप वेक्टर लिख सकते हो। यहाँ पे मैं एरिया को A से डिनोट कर रहा हूँ, वरना कई हैं वो DA से डिनोट करते हैं, DS से डिनोट करते हैं। A की जगह आप S भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। S का मतलब सरफेस, ठीक है ना, उसकी जगह आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब एरिया है वो उसको A से या S से दोनों से डिनोट कर सकते हो। तो J है, इसके ऊपर वेक्टर आएगा, क्यों, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। I तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अच्छी बात है, लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। चलो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन लिखो, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है, इसमें लिखो, करंट फ्लो इन पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर, करंट
फ्लो इन पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, करंट फ्लो इन पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, अब इसके नीचे लिखो इफ कैपिटल आई करंट फ्लो इन कैपिटल ए एरिया, कैपिटल ए एरिया, देन करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। ठीक है, इसके लिखना इफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया। ठीक है, या इसको यूनिट एरिया भी बोलते हैं। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आई, इसके आगे से लिख लेना और लगा के J वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए वेक्टर। ठीक है, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा लिखना दैट मीन्स, चलो तो लिखवा देना मैंने पर यूनिट एरिया, चलो लिखने की जरूरत नहीं इसको। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा लिखना इफ डी आई करंट फ्लो इन डी एरिया, देन J इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी ए। मतलब कल एक न्यूज़ आई थी, आपने सुना होगा न्यूज़ के बारे में कि भाई कोई कांस्टेबल की एग्जाम देने के लिए जा रहा था कोई लड़का, सुनिए क्या उसकी मतलब क्या कि एक्सीडेंट से डेथ हो गई, नहीं सुनी? तो चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, लड़का था, बहुत गरीब परिवार का था, ये तो मीडिया की आदत होती है गरीब ये वो तो बना देते हैं गरीब उसको। वो लड़का था और सोनी हॉस्पिटल है जयपुर में, ठीक है ना, उसके मालिक की 2 लड़कियाँ और 160 की स्पीड से ऑडी चला रही थी, ठीक है ना, और सोडाला के पास एक पुलिया है, ठीक है ना, उसके ऊपर से वो ऑडी जा रही थी और वो वहाँ खड़ा तो उसको टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में उसके सारे पार्ट्स जो है वो अलग अलग हो गए। किसके? गाड़ी के नहीं, हाँ उस आदमी की जिसके टक्कर लगी थी। ठीक है, कहने का मतलब है उसकी टांग अलग, हाथ अलग, सिर अलग। ठीक है, अब करंट जो है, करंट उसकी कुल वैल्यू कितनी, कैपिटल आई है, तो डी आई करंट का एक पार्ट हो गया। ठीक है, टांग है वो डी आई प्लस उसका सिर था वो डी आई प्लस उसका हाथ था वो क्या था डी आई, मतलब बहुत सारे डी आई मिलके या बहुत सारे उसके पार्ट्स मिलके ह्यूमन बॉडी बनती है। ठीक है, तो डी आई यहाँ पे क्या है, स्मॉल करंट, करंट का एक पार्ट, और डी ए मतलब स्मॉल एरिया। ठीक है ना, स्मॉल एरिया। मेरी बात, टांग है, टांग का एरिया कितना है डी ए, हाथ का डी ए प्लस डी ए डी ए डी ए मिलके बहुत सारे और कैपिटल ए एरिया बना देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डी आई करंट का मतलब है वेरी स्मॉल करंट फ्लो इन वेरी स्मॉल एरिया। ठीक है, देन करंट डेंसिटी इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए। ये इसकी डिफरेंशिएशन की फॉर्म भी हो गई। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो बहुत चलेंगे इसमें, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इंटीग्रेशन से ही भरे पड़े, लिमिट आएगी बड़ी बड़ी। और चैप्टर नंबर 10 में तो है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आपने, लिमिट वाला इंटीग्रेशन। मैथ वाला की दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी वालों को दिक्कत आएगी थोड़ी, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ तक लिया आपने, J इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए। ठीक है, हाँ, अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो
एरो का सिंबल लगा के लिख लो, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। इतना हाई है तो नहीं, लेकिन लिख लो फिर भी, ये इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म हो जाएगी I इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट, पूरा बताऊंगा कैलकुलेट करके, क्या सीधा लिख दूं, सीधा फॉर्मूला लिखूं या कैलकुलेट करके बताऊं? कैलकुलेट करके, चलो ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी देखो, देयरफॉर जे इज इक्वल जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, डी आई अपॉन डी ए वेक्टर, इसकी वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है। देन डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्यों, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करते हैं तो कोस आता है या साइन, कोस आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो इसको लिखेंगे डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए कोस थीटा, या जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कोस थीटा लिखूं, ये लिखूं या वो लिखूं, ऊपर वेक्टर भी लगाऊं, बाद में बताऊंगा, लिखो एक बार। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करो, इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए कोस थीटा। डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई होता है ना डी आई का, हाँ, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, एक बार देखो पहले, बाद में लिखना, जे डॉट डी ए कोस थीटा, ठीक है। अब देखो ये कहां से आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना, 11th में पढ़ा होगा आपने। और इसका जो मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये वेक्टर है, ये हट जाता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। अगर आप -a का मैग्नीट्यूड करते हो तो बाहर आएगा तो वो +a ऑटोमेटिक हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिखो यहां तक, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक, ठीक है। और इसके साइड में कई अगर जगह दिखे आपको ऊपर नीचे तो छोटा सा डायग्राम बना लेना, एक है इंटीग्रल फॉर्म, देन डी आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और डी आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी एस वेक्टर लिख लो या डी ए वेक्टर लिख लो। पिछले साल 19 और 20 के जो अपना जो था सेशन 2019 और 20, उसमें मैं अल्सेशन में स्कूल है प्रोटॉन साइंस एकेडमी, उसमें था, ठीक है, पिछले साल ही खुली थी वो। तो उसमें जो टॉप लड़का था, ठीक है, तो मैथ की एग्ज़ाम तो शायद लेट लगी थी 12th वालों की, ठीक है ना, मैथ की एग्ज़ाम लेट लगी थी, उसने स्टडी नहीं छोड़ी। फिजिक्स का पेपर हो गया, केमिस्ट्री का पेपर हो गया, बाद में लॉकडाउन लग गया, मैथ की एग्ज़ाम शायद रह गई थी बच्चों की, ठीक है ना, गरीब घर का लड़का था, राजपूतों के था वो। तो उसने मैथ पढ़नी छोड़ दी और एयरफोर्स नेवी की कोचिंग ज्वाइन कर ली ऑनलाइन, ठीक है ना, कि कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और अचानक से भर्ती आ गई, एक्स ग्रुप की ओपन रिली आई थी पिछली बार। अब जो भर्ती है ना, आज जिसके एग्जाम एयरफोर्स की, उससे पहले एक एग्जाम और लगी थी, जोधपुर की ओपन भर्ती आई थी एयरफोर्स की,
ठीक है ना। उसने क्या किया कि तैयारी कर ली और पेपर का टाइम आया तो 10-15 दिन पहले पता चल गया था कि मैथ की एग्जाम होगी, तो उसको मैथ तो उसकी क्लियर थी लगभग, तो इंटेलिजेंट होता है उसकी क्लियर होती है, 10 दिन पढ़ के और 12th का पेपर पास कर लिया, 96% उसकी आई, ठीक है ना। और अब वो एयरफोर्स में उसका सिलेक्शन हो गया, आज वो नौकरी कर रहा है। और कितने दिनों की बात है, मार्च से लेके जून और जुलाई तक की बात थी सिर्फ बस। मार्च में एग्जाम कैंसिल हुई थी, मार्च से लेके जून जुलाई तक वो पबजी में व्यस्त नहीं रहा, ठीक है। उसने क्या किया, तैयारी की। आज एयरफोर्स एक्स ग्रुप में उसका सिलेक्शन है, नाम है रोहतास सिंह, गांव है शंखू, पता कर लेना आप लोग, रोहतास सिंह शंखू, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है ना, इसमें आपको तो स्वाद आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, कहना जानी ऑनलाइन में, कहना जानी आपस में करते हो ना बातें, कहना जानी है ना, तेरा भाई बोलता है वैसे पढ़ तू, तेरे भाई से सीख टेक्निक, तेरा भाई बताएगा तेरे को ये वो, फिर बातें बनती हैं। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, तब आप लोग क्या करोगे, बैग ले लेंगे, सर ये बताओ सर वो बताओ, ठीक है ना। धीरे धीरे कंटिन्यू सिस्टम रखो, थोड़ा बहुत सिलेबस अपना मतलब क्या है ऑनलाइन से करेंगे, थोड़ा बहुत ऑफलाइन से करेंगे, ठीक है ना। टेस्ट भी लगेंगे, एग्जाम भी लगेगी, उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसका स्वाद ही अलग होगा। 6 महीने की तो बात थी, लोग 5-5 साल 10 साल तैयारी कर लेते हैं, उनकी डिग्री क्लियर नहीं होती, और वो क्या पता उसकी भी नहीं हो क्लियर, आगे चल के मतलब कोई उसको ऐसा स्टूडेंट मिल जाए उसकी संगति बेकार हो जाए, ठीक है, और वो उसका सिलेक्शन ही नहीं हो। लेकिन उसने वो टाइम खराब नहीं किया, उस टाइम का यूज किया। आप लोग तो नोट्स नहीं लिख रहे हो, उसका भी टाइम नहीं है। और जो बच्चे हैं, कई बच्चों ने सिलेबस कर लिया, 12th का सिलेबस कर लिया कई बच्चों ने, क्या बात कर रहे हो आप, और आपके पास नोट्स लिखने के लिए टाइम नहीं है, और बच्चों ने सिलेबस कर लिया पूरा, ठीक है ना। एक दिन टाइम निकाल के सिक्कर घूमना, सिक्कर के जो स्कूल है उनमें घूमना और बच्चों से बात करना, आपके साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। वो बोलते हैं कि हमारी क्लास है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसका आज तो पता नहीं आपको चलेगा, जब रिजल्ट आएगा, जब एग्जाम लगेगी, तब पता चलेगा आपको कि आपने क्या खोया और क्या पाया, ठीक है ना। हमारा काम तो चलो पढ़ाने का है, हम तो एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस करवाएंगे, चाहे कैसे भी करवाओ। लेकिन जिसने आज सिलेबस कर लिया वो तो एकदम फ्री माइंड है, वो तो फ्री माइंड है पूरा, उसको करना क्या पड़ेगा बताओ। बाकी चलो आपकी मर्जी है। यहाँ तक समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, एक एरिया है, ठीक है ना। प्याज है ना, प्याज, उसका जो उसको आप छिलते हो ऐसे, वो सलाद है, ठीक है ना। और थीटा एंगल है किसके साथ, सरफेस के साथ, किसका, करंट डेंसिटी का। अच्छा, करंट डेंसिटी होती करंट ही है, करंट डेंसिटी है वो होती करंट ही है, ठीक है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि करंट डेंसिटी है ये कोई अलग टर्म है, अलग टर्म नहीं है, ये है एक करंट ही। लेकिन कौन सा करंट है, जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, वो करंट है करंट डेंसिटी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे DA है, DA ये है तो एरिया ही, लेकिन एरिया का एक पार्ट हो गया छोटा सा, ठीक है ना। जैसे आप ये बोलोगे कि भाई सर ये जो एरिया है ये अपने स्कूल का है, तो ये जो अपनी क्लास है ये क्या है, DA, टोटल एरिया कितना है अपना, A, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो गया, DA। जैसे सपोज करो ये आपके पास कोई सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, A = πr², R क्या है इसकी रेडियस, ये बातें भी काम आएगी आगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इसका मैं एक वो लेता हूँ, एक टुकड़ा ले लेता हूँ छोटा सा, इसका एक पार्ट ले लेता हूँ, इस पार्ट का मैंने नाम दे दिया DA, DA एरिया है। अब यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा DA का, वो इंटीग्रेशन क्या आएगा, πr² आएगा। आप बोलो कैसे आया, क्यों, DA का इंटीग्रेशन क्या होता है, A, और A मतलब πr², इसका एरिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ DA इसका एरिया आएगा। इसी तरीके से मैंने कोई स्फीयर ले लिया, ठीक है ना, स्फीयर की वॉल्यूम का मैंने और एक टुकड़ा ले लिया DV वॉल्यूम का, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr³ होता है क्या स्फीयर का वॉल्यूम, या 4πr³, या 4πr² होता है स्फीयर का वॉल्यूम, तो 4πr³ होता है, जब 4/3 πr³ होता है, किसको याद है ना, भूल गए है, 4πr³ ना, या 4/3 πr³ होता है। वॉल्यूम होता है, एरिया होता है, एक सरफेस एरिया भी होता है इसका, एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस वॉल्यूम। चलो ठीक है, रिंग डालो, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखा करो ना,
यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। अच्छा, यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, एम्पियर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या? एम्पियर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो करते हैं इसकी एडिंग, डालो यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। इसमें फर्स्ट लिख लो एसआई यूनिट ऑफ, एसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये और कुछ होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं इसको। एमकेएस का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो एमकेएस है ना, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है ना, उसकी ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या होती है? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर और एम्पियर मीटर टू पावर -2 सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? सीजीएस देखो एक मिनट, एम्पियर की जगह सीजीएस यूनिट में क्या आएगा? एब एम्पियर, ठीक है ना, और मीटर की जगह क्या आएगा? सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लिख लो इसकी सीजीएस यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एब एम्पियर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसको वोल्ट भी लिखते हैं। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ जे, ठीक है। देखो देयरफॉर जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, सो डायमेंशन ऑफ जे इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम्पियर या आई अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। क्यों? आई की डायमेंशन क्या होती है? A1 अपॉन एरिया की L2, तो क्या हो जाएगी? M0 L -2 T0 और A1, ठीक है। और ये नहीं लिखो आप तो डायरेक्ट लिख सकते हो L -2 और A1, ठीक है। दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी टर्म है उसकी पावर 0 का मतलब होता है 1, इसलिए M0 को लिखना जरूरी नहीं है। तुम्हारे 10th में कितने % है? 78। अच्छा, कई बच्चे रफ में लिख रहे हैं, क्यों? कारण क्या है इसमें? है हाँ, ले लेके, हाँ उसमें डायरेक्ट उसमें ही करना है। हाँ, रफ में करने की जरूरत नहीं है, टाइम का है, याद करना है फिर ना, याद करने का काम करना है। महीने में कम से कम 8-10 टेस्ट तो हो ही जाएंगे अपने। लिख लिया यहाँ तक? ठीक है। हाँ, अब डालो हेडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छा, अपने पेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पेट में इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जब भूख लगती है तब अपने को इलेक्ट्रॉन चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। वरना चूहे दौड़ते रहते हैं, बोलते हैं ना कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। चूहे दौड़ रहे हैं मतलब कभी यहाँ से दर्द होता है मामूली, कभी यहाँ से दर्द होता है। और जब उनको आप क्या करते हो? एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो, तब जो इलेक्ट्रॉन है, जो चूहे हैं अंदर, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है, ठीक है ना। उनकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स हो जाती है। उस वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है। अब कंडक्टर है, उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। उसको जब आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया या उसको कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, तो उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से पॉजिटिव एंड की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। चलो मैं बताता हूं आपको, हेडिंग डालो आप तो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको v नीचे स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? बोले बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पता है ना, ये पता है कि वेक्टर है, तो क्यों वेक्टर है ये भी पता है। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। दुनिया में चाहे कोई सी भी वेलोसिटी हो, चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो या और कोई सी भी वेलोसिटी हो, ठीक है, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये देखो इसकी डेफिनेशन देखो पहले होता क्या है कि आपके पास कोई भी कंडक्टर है, कल मैंने ऑनलाइन में बताया था, ये दोबारा देख लो। इसको जब मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, कंडक्टर को कंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन सीधी सी बात है पॉजिटिव एंड की तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। जिस वेलोसिटी से ये पॉजिटिव एंड की ओर आते हैं, पॉजिटिव एंड यही तो इसका, ये नेगेटिव है, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जब आप इसको कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हो, तो इलेक्ट्रॉन है वो जिस वेलोसिटी से पॉजिटिव एंड की ओर ट्रेवल करते हैं, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? कोलिजन भी करते हैं, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर आपस में कोलिजन करते हैं, ठीक है ना, भिड़ के मर जाते हैं अपने आप, ठीक है। तो जब ये कोलिजन करते हैं तो इनकी कोलिजन में जो टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं रिलेक्शन टाइम। कल शायद बताया था मैंने ऑनलाइन में, आपने देखा नहीं होगा, ठीक है ना। रिलेक्शन टाइम, रिलेक्शन टाइम, इसको टो से रिप्रेजेंट करते हैं, टो, ठीक है ना। टो पता है ना क्या होता है? टोरक, चैप्टर नंबर 1 में बताया था मैंने, अब किसकी याद है? रात गई बात गई। चलो ठीक है, लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसमें लिखो ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, applied external field, free electrons of conductor, free electrons of conductor, free electrons of a conductor moving with a velocity, moving with a velocity, moving with a velocity from negative to positive end of conductor, from negative to positive end of conductor, of conductor. This velocity is called drift velocity. This is called drift velocity. ठीक है ना। डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने लिखवाई है वही लिखो, भाषा लिखो, लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके आगे लिखो इट्स डिनोटेड बाय वीडी और वीडी वेक्टर, इट्स डिनोटेड बाय वीडी और वीडी वेक्टर, एंड इट्स यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट, अरे यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। एंड इट्स यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर अपॉन सेकंड। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला इस डाल गया, लिख लेना, डायमेंशन ऑफ वीटी।
मीटर का एल, मीटर की जगह क्या लिखेंगे एल, एल के ऊपर पावर कितनी है 1, L1, सेकंड की जगह टी, टी के ऊपर पावर -1, टी -1 और m0 L1 t -1। कल पढ़ेंगे बैंकर टॉपिक, I = I और VD में रिलेशन। ध्यान रखना कल का जो वीडियो को मिस मत करना, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। I बराबर नई VD, नई VD, ट्रिक है याद रखने की, ऐसे लिखना नहीं है। NAE को क्या बोलेंगे नई और VD, ताकि याद रह जाए, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।